हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है वह क्या है, मेजर चैनल्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रमुख चैनल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी हमारे भारत में जितने भी द्वीप समूह है, जैसे आपका अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और जो हमारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं कुछ वो बने हैं, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज का आपका टॉपिक पता चल गया कि हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। भारत के प्रमुख चैनल को हम लोग पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, द्वीप समूह को पढ़ेंगे। और हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे, और आपको हम बता दे रहे हैं कि आज हम लोग भारत के थोड़ा सा समुद्री क्षेत्र के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका बेस लाइन क्या होता है, फिर हमारा टेरिटोरियल जोन क्या होता है, फिर हमारा कॉन्टिग्यूअस जोन क्या होता है, फिर हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ये 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल माइल, ये क्या होता है, और 1 नॉटिकल माइल बराबर कितना होता है, वो सारी बातें थोड़ा सा, ये जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। तब कहाँ आएंगे, आपके ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पर आएंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे कि हमारे भारत के समुद्री क्षेत्र होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं, हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले लिखिएगा भारत के समुद्री क्षेत्र। भारत के भारत के समुद्री समुद्री भारत के समुद्री क्षेत्र। भारत के समुद्री क्षेत्र में हम लोग क्या क्या चीजें जानेंगे, अब आपको थोड़ा सा जानना होगा, और जो चीजें हम लिखवाएंगे शॉर्ट्स नोट्स होगा, आपको भी क्या करना होगा, लिखते हुए चलना है, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, अपने भारत के समुद्री क्षेत्र के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारा एक कानून आता है, एक कानून जिसका नाम क्या है, अनक्लॉस, यानी एक हमारा कानून निकल कर आता है जिसका नाम क्या है, अनक्लॉस। अगर हम लोग अनक्लॉस का बोल सकते हैं कि फुल फॉर्म आपसे पूछे, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड कन्वेंशन। अभी ये क्या है अभी बता रहे, पहले इसका फुल फॉर्म लिख ले। यूनाइटेड कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन, सॉरी, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ऑन द लॉ ऑफ सी, यानी ये आपका अनक्लॉज क्या होता है, जो कि आपका 1982 में आया था। यह आपका आया कब था, तो आपके 1982 में आया था। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अपने भारत के समुद्री क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि आपको पढ़ना है एक चीज, जो कि क्या है, अनक्लॉज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। हमारे समुद्र से रिलेटेड जो भी नियम कानून बनाना रहता है, वह कौन बनाता है, तो आपका अनक्लॉज बनाता है। कब अस्तित्व में आया था, तो आपके 1982 में अस्तित्व में आया था। तो जो आपका अनक्लॉज है, वह भारत के समुद्री क्षेत्र को 3 भागों में बांटता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यह भारत के समुद्री क्षेत्र को, समुद्री क्षेत्र को 3 भागों में बांटता है, को 3 भागों में बांटता है, ठीक है। तो आपको हमने क्या बताया कि जो हमारा अनक्लॉज है, यह क्या करता है, हमारा भारत ने किसी भी देश के समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटता है, तो 3 भागों में बांटता है। इस समुद्री सीमा को देखने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जैसे आपका बेस लाइन क्या होता है, इंटरनल वाटर क्या होता है, वो सारी बातें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है, कि हमारा बेस लाइन क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, एक तो हमारा अनक्लॉज हो गया, यानी इवन क्लॉज इसको भी बोल सकते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। यह एक तरह का कानून है जो कि 1982 में आया था। समुद्र से संबंधित जितने भी हमारे कानून बनाने की आवश्यकता होती है, वह कौन बनाता है, अनक्लॉज बनाता है। यानी जो हमारा इवन क्लॉज है, वह भारत के समुद्री क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है। उन 3 भागों को पढ़ने से पहले हम आपको क्या बता रहे हैं कि कुछ हमारे बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जैसे आपका बेस लाइन क्या होता है, इंटरनल वाटर क्या होता है, वो सारी बातें जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग क्या देंगे कि हमारा बेस लाइन क्या होता है, यानी बेस लाइन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, आधार रेखा कहेंगे। इसे हिंदी में क्या कहेंगे,
तो मेरे साथ बोलिए आधार रेखा बोलेंगे। यहीं पे मेरे साथ याद करते चलना है कि बेस लाइन मैम हमारा बेस लाइन क्या होता है, तो इसे हिंदी में क्या कहते हैं, आधार रेखा कहते हैं। तो आप अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक इंडिया का मैप बनाते हैं, तभी आपको क्या होगा, ये बेस लाइन समझ में आएगा। तो आप लोग अगर इंडिया का मैप देखते हैं तो देख रहे हैं कि जो हमारा तटीय रेखा है वह क्या है, कटा फटा है या टेढ़ा मेढ़ा है। तो होता क्या है कि जब आपको समुद्र की दूरी मापना होता है तो आप समुद्र की दूरी मापने के लिए इस टेढ़े मेढ़े तटों से नहीं माप सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी देश क्या करता है कि अपने समुद्र की दूरी को मापने के लिए क्या करता है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं। तो बेस लाइन आपको समझ में आ गया कि चूंकि हमारे भारत देश का क्या है, जो तटीय रेखा है वह कटा फटा है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो यहाँ से जो समुद्र की दूरी है वो बहुत अच्छे से नहीं मापी जा सकती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने समुद्र की दूरी को मापने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक क्या कर लेते हैं, सीधा रेखा खींच लेते हैं और यहीं से हम लोग क्या करते हैं, अपने समुद्र की दूरी को मापते हैं। तो यही आपका क्या हो जाता है, बेस लाइन हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया, बेस लाइन हो गया। तो बेस लाइन पता चल गया कि हमारे भारत की चूंकि जो तटीय रेखा है वह मैम हमारी टेढ़ी मेढ़ी है। तो हम लोग समुद्र की दूरी को मापने के लिए क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं और वही जो हमारी काल्पनिक रेखा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या लिख लेना है आपको कि यह हमारा क्या हो जाता है, बेस लाइन हो जाता है। तो ये हमारा हो गया बेस लाइन। अब बेस लाइन के अंदर का जो पानी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल वाटर कहते हैं। यानी यहाँ अंदर का जो पानी है, यहाँ पे अंदर जो पानी है, पानी तो रहेगा ना भाई, तो यहाँ पे हमारा जो पानी रहता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल वाटर बोलते हैं, यानी आंतरिक जल बोलते हैं। इससे हम लोग क्या कहेंगे, ये बहुत बेसिक पॉइंट है और आपको जानना क्या रहता है, जरूरी रहता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, इससे हम लोग कहेंगे इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, आपका इंटरनल वाटर हो गया। तो अब थोड़ा सा बेस लाइन और आपका इंटरनल वाटर क्या होता है उसके बारे में लिख लेते हैं। तो बेस लाइन के अगर हम बात लिखें यहाँ पे, अगर इसका कोई डेफिनेशन आपसे पूछे तो आपको लिखना क्या है, टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाले यह सीधी रेखा होती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली, तटों को मिलाने वाली, मिलाने वाली सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा होती है, ठीक है। तो ये बात आपको पता चल गया कि मैम जो हमारा बेस लाइन होता है, जो हमारी आधार रेखा होती है वह क्या होती है, तो यह हमारे टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली क्या होती है, सीधी रेखा होती है, जहां से हम लोग क्या करते हैं, अपने समुद्र की दूरी को मापते हैं। तो बेस लाइन आपको पता चल गया। अब यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि हमारा इंटरनल वाटर क्या होता है, यानी आंतरिक जल, इंटरनल वाटर यानी आंतरिक जल। तो ये जो आपका आंतरिक जल होता है, मेरे साथ यहीं पर ध्यान दीजिए, आंतरिक जल क्या होता है, जो भी चीजें हम बता रहे हैं याद करने की कोशिश यहीं पर कीजिएगा। ये थोड़ा सा जियोग्राफी है, इसमें ज्यादा आपको रटना नहीं रहता है, ज्यादा ज्यादा चीजें हम लोग क्या करते हैं, मैप के थ्रू ही समझते हैं। तो आपका इंटरनल वाटर क्या होता है कि हमारे स्थलीय सीमा, ये जो हमारा भाग हो जाता है, ये जो आपको भाग दिख रहा है, यह हमारा क्या हो जाता है, आपका स्थलीय सीमा हो जाता है। तो आपके स्थलीय सीमा और आपके बेस लाइन के मध्य जो पानी पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, तो आपका इंटरनल वाटर बोलते हैं। ये क्या हो गया भाई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल वाटर कहते हैं। चल वहां पे उसे छोड़ देते हैं। तो हमने क्या कहा कि आपके स्थलीय सीमा, यानी जो हमारा ये वाला भाग हो गया, ये हमारा स्थलीय सीमा हो गया, यानी स्थलीय सीमा और बेस लाइन के मध्य के पानी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल वाटर कहते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, स्थलीय सीमा, स्थलीय
सीमा और आधार रेखा के बीच के पानी को आधार रेखा के मध्य के पानी को के मध्य के पानी पानी कह लीजिए या जल कह लीजिए, ठीक है। पानी को इंटरनल वाटर कहते हैं, को इंटरनल वाटर कहते हैं, ठीक है। तो इतना बात क्या हो गया, जो आपकी बेसिक बातें होती है, जो बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी होती है, वो हमने आपको बता दिया कि हमारा सबसे पहले तो जब हमने समुद्र अपने भारत के समुद्री क्षेत्र के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमने आपको एक नियम बनाया, मतलब कानून बताया। कानून कौन सा है हमारा, अनक्लॉस है, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। यह अस्तित्व में कब आता है, तो आपके 1982 में अस्तित्व में आता है। आपके अनक्लॉस नहीं या इवन क्लॉस कह सकते हैं, इसी ने आपके भारत के समुद्री क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा है। यानी भारत के समुद्री क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। वो अब आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसको पढ़ने से पहले हमने आपको एक बात बताया, जो कि क्या था, हमारा बेस लाइन था। यानी आधार रेखा क्या होता है, तो हमने कहा कि चूंकि हमारे भारत का जो तटीय रेखा है वह कटा फटा है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो समुद्र की दूरी को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस लाइन कहते हैं। और उसी बेस लाइन से हम लोग क्या करते हैं, समुद्र की दूरी को मापते हैं। फिर हमने आपसे पूछा कि हमारा इंटरनल वाटर क्या होता है, यानी आंतरिक जल क्या होता है, तो हमने कहा कि आपके स्थलीय सीमा और आपके बेस लाइन के बीच यानी मध्य में उपस्थित जो भी जल है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल वाटर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो हम आपको शुरू में डायग्राम में बताए थे कि आपका बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, टेरिटोरियल जोन कहते हैं। और फिर बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिग्यूअस जोन कहते हैं। फिर बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, यानी ईईजेड बोलते हैं। तो अब हम लोग इसे ही बहुत विस्तार से और डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर हमारा क्या आ जाएगा, आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आ जाएगा। इसको सीक्वेंस में कर देते हैं ताकि आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखिए कि इवन क्लॉस ने भारतीय समुद्री क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है। यहाँ पे लिखिए इवन क्लॉस ने भारतीय समुद्री क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा है। क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा है, ठीक है, बांटा है। तो अब हम लोग उसी 3 भागों को क्या करते हैं, देखते हैं आपके कौन कौन से भाग हो गए। तो सबसे पहले उस भाग को देखने के लिए हमें एक प्यारा सा इंडिया का मैप बनाने आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं। इफ आई ड्रॉ इंडिया मैप देन वी हैव, देखो ये हमारा हो गया आपका इंडिया का मैप। ये हो गया ना प्यारा सा इंडिया का मैप। जितने मैप की जरूरत होती है उतना ही मैप हम आपको बनाकर दिखाते हैं। तो ये हमारा हो गया इंडिया का मैप। और यहाँ से हमारा क्या आ जाता है, आपका बेस लाइन आ जाता है। ये हमारा क्या हो गया, बेस लाइन हो गया। अभी हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, फिर आपको अच्छे से बताएंगे। ये हमारा बेस लाइन हो गया। फिर बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ये जो है ना इसको डार्क कर ले रहे हैं। ये तो हमारा बेस लाइन हो गया, अब समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा डार्क मैंने कर लिया। और ये हमारा हो गया ऐसे, ओके डन। और यहाँ पे हमारा आ जाता है, फिर एक और लाइन ड्रॉ करना है, ये हो गया डन। फिर यहाँ पे एक और लाइन, चलिए तो समझते हैं इससे। अब इसे थोड़ा सा हम लोग क्या करते, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं। चलिए 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 समझते हैं।
तो ये हमारा क्या हो जाता है, पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नाम लिख लेते हैं, फिर चीजों को बताएंगे। चलो चाहिए, तो हमारा हो गया आपका बेस लाइन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आपका बेस लाइन हो गया। तो हमने अभी आपको क्या बताया, अभी बताया तो नहीं है, अब हम बता रहे हैं कि हमारे बेस लाइन से क्या होता है, 12 नॉटिकल माइल की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए ये हमारा बेस लाइन हो गया। तो बेस लाइन से मान लीजिए यहाँ पे अब आपको दूरी कितना लेना है, 12 नॉटिकल माइल, ये हमारा हो गया 12 नॉटिकल माइल। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो टेरिटोरियल जोन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, टेरिटोरियल जोन, टेरिटोरियल जोन कहते हैं। तो आपको टेरिटोरियल जोन समझ में आ गया, यानी प्रादेशिक क्षेत्र, यहाँ पे इसका हिंदी लिख लीजिए, प्रादेशिक क्षेत्र, प्रादेशिक क्षेत्र हो गया इसका हिंदी। यानी हमारे बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, टेरिटोरियल जोन कहते हैं, यानी प्रादेशिक क्षेत्र कहते हैं। यानी ये हमारा बेस लाइन हो गया, और यह क्या हो गया हमारा, यानी बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल की दूरी को हमने क्या कहा, टेरिटोरियल जोन का। फिर आपका क्या आ जाता है, बेस लाइन से, ये हमारा बेस लाइन हो गया, आपके बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका कॉन्टिग्यूअस जोन कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए 24 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये यहाँ पे कहाँ पे लिखें, 1 नॉटिकल माइल कितना होता है, 1 नॉटिकल माइल होता है 1.852 किलोमीटर। इससे याद रखना है कि मैम हमारा 1 नॉटिकल माइल कितना होता है, 1.852 किलोमीटर। और आपसे कोई पूछेगा कि हमारे जो भारत की समुद्र की गहराई, मतलब भारत नहीं बोल रहे हैं, किसी भी समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है, तो समुद्र की आपकी गहराई फैदम में मापी जाती है। और 1 फैदम इज इक्वल टू कितना होता है, 6 फीट होता है। यानी समुद्र की गहराई फैदम में मापा जाता है, और 1 फैदम बराबर कितना होता है, तो 6 फीट होता है। ये बातें बेसिक होता है जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा, आपके बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कंटिग्यूअस जोन कहते हैं। यहाँ पे अब इससे हम लोग कर लेते हैं आपका कॉन्टिग्यूअस जोन, कॉन्टिग्यूअस जोन, कॉन्टिग्यूअस जोन, इसे क्या कहेंगे, संलग्न क्षेत्र कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे, संलग्न क्षेत्र बोलेंगे। अब कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या भारत सरकार को या भारत के लोगों को अधिकार होता है, वो अभी आपको आगे बताएंगे। फिर हमारे बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, बेस लाइन, और यहाँ से 200 नॉटिकल माइल की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ये क्या हो गया हमारा, 200 नॉटिकल माइल, ऐसे लिख लीजिए, 200 नॉटिकल माइल। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको आप लोग क्या कहोगे, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहोगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा जो हमने बात बताया अभी समझ में आना चाहिए। तो हमने क्या बताया, थोड़ा सा आपको फिर से समझा रहे हैं कि हमारे बेस लाइन से यानी आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, टेरिटोरियल जोन कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, प्रादेशिक क्षेत्र कहेंगे। फिर हमने आपको बताया कि आपके बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल की दूरी को क्या कहते हैं, तो कॉन्टिग्यूअस जोन कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, संलग्न क्षेत्र कहेंगे। फिर मैम ने क्या बताया, हमारे बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल की दूरी को क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये सारी बातें आपको हमने
बता दिया। अब आपको थोड़ा-सा ये ध्यान देना है कि हमारे प्रादेशिक क्षेत्र में क्या भारत सरकार को अधिकार है, कौन-कौन से अधिकार है और फिर इसके बाद आपका क्या आ जाता है, मतलब 200 नॉटिकल माइल के बाद क्या आ जाता है, तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, हाई सी बोलते हैं, हाई सी। यानी ये हमारा हो गया आपका हाई सी हो गया, ठीक है। अब हाई सी में क्या होता है कि सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, यहीं पे हाई सी में सभी राष्ट्रों का सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है, समान अधिकार अधिकार होता है, ठीक है। यानी हाई सी में क्या होता है, यहाँ पे सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होगा। मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी आपका नेचुरल गैस का भंडार मिलता है, ऑयल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है या कोई भी हमारे द्वीप मिलते हैं, तो उस पर क्या होगा, अब सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होगा। भारत नहीं कहेगा कि हाँ यहाँ पर हमारा आइलैंड मिला है तो इस पर मेरा अधिकार होगा, नहीं। इस पर क्या होगा, सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होगा, यानी आसपास में जो भी कुछ छोटे छोटे देश होंगे उनका भी अधिकार होगा, ठीक है। तो ये बात हमने आपको बता दिया। ये जो कि बेसिक बातें थी, आपको जानना जरूरी था। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आपके टेरिटोरियल जोन में भारत सरकार का क्या अधिकार है, आपके एक्सक्लूसिव जोन में क्या अधिकार है, कॉन्टिग्यूअस जोन में क्या अधिकार है, उसे जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे टेरिटोरियल टेरिटोरियल जोन। अब टेरिटोरियल जोन कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, बेस लाइन से बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, टेरिटोरियल जोन कहते हैं। अब यहाँ पे कैसा कैसा अधिकार है, तो अधिकार की अगर हम लोग बात करें, यानी अधिकार की बात करें कि अब अधिकार कैसा कैसा है, तो देखिए अधिकार, तो सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का अधिकार है। यानी हमारे टेरिटोरियल जोन में जितने भी प्रकार के संसाधन मिलते हैं, रिसोर्सेस मिलता है, उन सभी का हम लोग को क्या करना है, यूज करना है। तो सभी प्रकार के संसाधनों का यूज, सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन, संसाधनों का दोहन, ठीक है। टेरिटोरियल जोन के बारे में इतना याद रखना है। फिर हमारा कौन सा आ जाता है, आपका आ जाता है हमारा कॉन्टिग्यूअस जोन। सेकंड हमारा कौन सा आ जाता है, कॉन्टिग्यूअस जोन, ठीक है। अब ये कॉन्टिग्यूअस जोन में क्या क्या बातें होता है वो भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। इसको थोड़ा सा, इसको मैं अपने चित्रकारी के माध्यम से थोड़ा सा इसे आकार दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, आपके बेस लाइन से, इसके बारे में भी लिख लीजिए, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल की दूरी, ठीक है। बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल की दूरी पर स्थित क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिग्यूअस जोन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई अधिकार पूछेगा, तो अधिकार की बात करें तो अधिकार का मतलब क्या होता है, यानी भारत सरकार को कैसा कैसा इस क्षेत्र में अधिकार है। तो सबसे पहला अधिकार क्या है, सीमा शुल्क का अधिकार है। सीमा शुल्क का मतलब क्या होता है, कस्टम ड्यूटी। सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी, यानी इस क्षेत्र में अब हमारे भारत के अलावा किसी दूसरे देश की जहाज आती है, यानी शिप्स आती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है, यानी टैक्स देना पड़ता है। किस क्षेत्र में, अगर वह हमारे भारत के कॉन्टिग्यूअस जोन में आ जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार होता है। इस क्षेत्र में भारत को क्या होता है, पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार, यानी आपको पता होगा कि हमारे एक ओशियन में भी क्या करती है, बहुत बड़ा, वहां पे भी बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, तो वहां की स्वच्छता का अधिकार किसके पास है, तो हमारे भारत सरकार के पास होगी। फिर वहां की अगर आपसे साफ सफाई करवाना होगा समुद्रों का, तो वो भी किसका होगा, भारत सरकार की जिम्मेवारी होगी। साफ सफाई
साफ सफाई की जिम्मेवारी। तो ये तीन मतलब काम क्या करना है, भारत सरकार को करना है अपने कॉन्टिग्यूअस जोन में। तो ये हमारा हो जाता है दो कॉन्टिग्यूअस जोन, और एक हमारा क्या हो गया, टेरिटोरियल जोन। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर आ जाते हैं। देख लीजिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब बार बार हिंदी लिखने की जरूरत तो नहीं है, इतना तो आपको हिंदी थोड़ा सा समझ में आना ही चाहिए, और ज्यादातर आप लोग कोशिश करें कि इंग्लिश को समझा करें, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाता है। तो यह कहां से कहां तक है, तो आपके बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल की दूरी पर, ठीक है, की दूरी पर। अब यहाँ पर आपके भारत सरकार को क्या क्या अधिकार है, तो यहाँ पर यानी इस क्षेत्र में हमारे जितने भी नए द्वीप मिलेंगे उस पर हमारे भारत सरकार का अधिकार होगा। यहाँ से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का अधिकार होगा, यानी तेल को निकालने का अधिकार होगा। तो ये सारी बातें होगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए, नए द्वीपों के खोज का अधिकार और क्या होगा, तो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का अधिकार, ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का अधिकार, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाता है, तो हमारा हाई सी आ जाता है। हाई सी पर हमने आपको क्या बताया था कि हमारे सभी राष्ट्रों का क्या होता है, समान अधिकार होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए हाई सी में क्या होगा, तो सभी राष्ट्रों का आपका समान अधिकार होगा। तो यह आपका पाया कहाँ से जाता है, तो यह 200 नॉटिकल माइल से दूर का क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा, हाई सी कहलाएगा। 200 नॉटिकल माइल की दूर का क्षेत्र, यहाँ पे सभी राष्ट्रों का क्या होगा, समान अधिकार होगा। तो लिख लीजिए सभी राष्ट्रों का समान अधिकार, सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं, और फिर हम लोग अपने ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पर आ जाएंगे, द्वीप क्या होते हैं। तो देखिए हमने आपको क्या बताया, देखिए फिर से बताते हैं कि जो हमारा भारत की समुद्री, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है। भारत के समुद्री क्षेत्र, भारत के समुद्री क्षेत्र, ठीक है। तो जब हमने आपको भारत के समुद्री क्षेत्र यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, चलो, तो हमने क्या कहा कि जब हमने आपको भारत के समुद्री क्षेत्र के बारे में पढ़ाना स्टार्ट किया, तो हमने कहा कि कुछ आपको बेसिक बातें जानना जरूरी होगा। यानी जब भारत के समुद्री क्षेत्र के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते, तो हम आपको एक इवन क्लॉज का हमने आपको नाम बताया कि यह आपका एक कानून है जो कि 1982 में आया था। तो जो हमारा इवन क्लॉज है, यह हमारे भारत के समुद्री क्षेत्र को 3 भागों में बांटता है। उसको पढ़ने से पहले हमने आपको कुछ बेसिक बातें बताया, जैसे बेस लाइन क्या होता है, इंटरनल वाटर क्या होता है, फिर वो सारी बातें हमने बता दिया। फिर हमारा यहाँ पे आ जाता है, इवन क्लॉज ने भारतीय समुद्री क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा है। तो उसको हमने पढ़ लिया कि हमारे बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल की दूरी को हम लोग टेरिटोरियल जोन कहते हैं, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल की दूरी को कॉन्टिग्यूअस जोन कहते हैं, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल की दूरी को हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, और 200 नॉटिकल माइल की दूरी को हाई सी कहते हैं, जिस पर क्या होता है, सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। ये सारी बातें हमने आपको बता दिया। फिर हमने आपको क्या, अरे यहाँ पे क्या हो गया भाई,
तो देखिए फिर हमने आपको क्या बताया कि हमारा फिर अब हमारे इसके डेफिनेशन को हमने लिखवाया। टेरिटोरियल जोन क्या होता है, तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल की दूरी। फिर हमने कहा कि अधिकार क्या होता है, तो सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन का अधिकार होता है। फिर हमने कॉन्टिग्यूअस जोन बताया। अधिकार क्या होता है, तो सीमा से शुल्क का अधिकार होता है, यानी कस्टम ड्यूटी यानी टैक्स लेने का अधिकार होता है। फिर पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार, साफ सफाई की जिम्मेवारी भारत सरकार को होगी इस क्षेत्र में। फिर हमने कहा आपका कहाँ चला गया, ये सारा उल्टा पलटा कैसे चल रहा है। फिर हमने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बताया। बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल की दूरी। आपको नए द्वीपों का खोज करना है, कर सकते हैं। आपको ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है, कर सकते हैं। फिर हमारा हाई सी आता है, सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं, तो अपने आ जाते हैं एक प्यारे से टॉपिक जिसका नाम है हमारा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। यानी यहाँ पे अब लिख लीजिए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी द्वीपों का समूह। जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, क्या क्या होता है, अब थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए द्वीपों का समूह यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब हम लोग इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोग ग्रुप ऑफ आइलैंड पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको आइलैंड्स का यानी द्वीप का परिभाषा आना चाहिए कि मैम हमारा आइलैंड्स होता क्या है। नहीं तो हम पढ़ाते जा रहे हैं और किसी को पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो वो कुछ फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारा आइलैंड्स होता क्या है, यानी द्वीप होता क्या है। तो देखिए हमारे जमीन का एक ऐसा भूभाग, ये हमारा जमीन हो गया, जो कि चारों तरफ से क्या होता है, जल से घिरा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइलैंड्स बोलते हैं। यानी यह क्या है, आपके चारों तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है। तो मैम ने क्या बताया, जमीन का एक ऐसा भूभाग जो कि चारों तरफ से क्या होता है मैम, हमारा जल से घिरा होता है और बीच में हमारा बन जाता है आइलैंड। जैसे आपका मालदीव हो गया, चलो भारत में ही है हमारा अंडमान निकोबार, लेकिन मालदीव में हम आपको बता रहे हैं इसलिए क्योंकि वहां पे हमारे बहुत से भारतीय क्या जाते हैं, अपना बोल सकते हैं कि गर्मियों में जो छुट्टियां होती है वहां पे मनाने जाते हैं, क्योंकि जो वहां का समुद्र है, समुद्र की गहराई क्या होती है, बहुत ज्यादा कम है। तो वहां पर लोग जाते हैं, अपनी छुट्टियां बिताते हैं, आते हैं। तो यह क्या हो गया, हमारा आइलैंड्स हो गया, यानी यह हमारा हो गया आपका आइलैंड्स। तो हमने क्या कहा, हमारे जमीन का एक ऐसा भूभाग जो कि चारों तरफ से क्या होता है, जल से घिरा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइलैंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे आइलैंड्स का आप लोग क्या कर लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए कि मैम इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए जमीन का एक ऐसा भूभाग, जमीन जमीन का एक ऐसा भूभाग, ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से, जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है। जल से, यहाँ पे ये जल टेढ़ा लिखा गया है, जल से घिरा होता है, जल से घिरा होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया कि हमारा आइलैंड्स क्या होता है। तो जमीन का एक ऐसा भूभाग जो कि सॉरी, जो कि चारों तरफ से क्या होता है, आपके जल से घिरा होता है, वह क्या कहलाता है, आइलैंड्स कहलाता है। यह आपका द्वीप किसी नदी में पाया जा सकता है, या कहीं समुद्र में या ओशियन में पाया जा सकता है, कहीं भी पाया जा सकता है। ठीक है, कहीं भी का मतलब आपके घर में नहीं पाया जा सकता है, ओशियन में पाया जा सकता है, रिवर्स में पाया जाता है, सी में पाया जा सकता है। ठीक है, तो यह हमारा हो गया आइलैंड, यानी जमीन का एक ऐसा भूभाग जो कि हमारे चारों तरफ से जल से घिरा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइलैंड्स कहते हैं। अब जब हम लोग आइलैंड्स की बात करते हैं, तो हमारा एक फेमस आइलैंड्स आता है, मतलब द्वीपों का समूह आता है, जिसका नाम क्या है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पे पहला हमारा आ जाता है आपका अंडमान एंड निकोबार, निकोबार आइलैंड्स।
ठीक है, तो यह क्या है, आपके 572 द्वीपों का क्या है, समूह है। ये जो आपका अंडमान निकोबार है यह क्या है, तो 572 द्वीपों का क्या है, समूह है। अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल लिख लेते हैं, फिर इसको जितने भी हमारे छोटे छोटे मिलकर हमारा अंडमान निकोबार बना है द्वीपों से, उस द्वीपों को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो लिखिए, यह बे ऑफ बंगाल में स्थित, यह बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित 572 द्वीपों का क्या है, समूह है। आपसे कोई पूछेगा कि जो हमारा अंडमान निकोबार है वह कितने द्वीपों से मिलकर बना है, तो 572 द्वीपों से मिलकर बना है। यह बे ऑफ बंगाल में स्थित 572 द्वीपों का समूह है। 572 द्वीपों का समूह है। अब आपसे कोई पूछेगा कि जो हमारा अंडमान निकोबार है वह कहाँ है, तो बे ऑफ बंगाल में है। सबसे पहला पॉइंट, यह कितने द्वीपों से मिलकर बना है, तो यह आपके 572 द्वीपों से क्या है, मिलकर बना हुआ है। 1 सेकेंड मैं शेल चेंज कर लूं। तो हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा अंडमान निकोबार है यह कितने द्वीपों से मिलकर बना है, तो 572 द्वीपों से मिलकर बना है, और यह आपके बे ऑफ बंगाल में क्या है, स्थित है। तो ये बातें हमने आपको बता दिया। अब यह क्या है, इसके बारे में एक और बात लिखना है कि यह सबसे पहले क्या है, यह आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूनियन टेरिटरी है। अब जब ये आपका यह केंद्र शासित प्रदेश है तो इसका प्रशासन किसके हाथ में होगा, हमारे राष्ट्रपति के हाथ में होगा। आपको पता होगा कि हमारे यूनियन टेरिटरी कुछ ऐसे डिफिकल्ट एरिया होते हैं जिसका जो शासन होता है वह सीधे हमारे राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि यह एक यूनियन टेरिटरी है यानी यूनियन टेरिटरी है, और एक केंद्र शासित प्रदेश तो है ही, लेकिन इसका एक और इम्पोर्टेंस क्या हो जाता है कि यह आपके स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर स्थित है। यह स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर स्थित है। लोकेशन पर स्थित है। अब जब हम आपको वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि किस तरह से चाइना से जब हमारी दुश्मनी है तो कभी ना कभी उससे युद्ध हो ही सकता है। तो जब उससे हमारा वॉर होता है तो वॉर की सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा लक्ष्य है, सॉरी जो हमारा अंडमान निकोबार है, वहां पे हम लोग कैसे नेवल ब्लॉकेज लगा सकते हैं इन द केस ऑफ वॉर। किससे होगा, तो चाइना से होगा। तो यह क्या है, एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर स्थित है, बस इतना आपको जानना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि आपके अंडमान निकोबार मतलब ये मिलकर सभी बने हैं, तो उस आइलैंड्स को जानते हैं। तो सबसे पहले अब देखिए, अगर उस आइलैंड को बनाते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा आता है जिसका नाम क्या है, कोको आइलैंड। यहाँ पे क्या आता है, कोको आइलैंड। कोको आइलैंड जो कि पहले भारत का हुआ करता था, लेकिन हमारे नेहरू जी ने क्या कर दिया, इससे म्यांमार को दे दिया। और जब इससे म्यांमार को दे दिया है तो म्यांमार ने चाइना को दे दिया है, और चाइना इस पर क्या करेगा आप तो जान ही सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, कोको आइलैंड आ जाता है। कोको आइलैंड के बाद हमारा एक कोको चैनल आता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोको कोको चैनल। अब इसके नीचे से हमारा क्या होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा ये नॉर्थ अंडमान होगा, मेरे साथ बोलिए और यहीं पर याद करते चलिए। ये नॉर्थ अंडमान, ये हमारा मिडिल अंडमान होगा, ये हमारा साउथ अंडमान होगा, ये हमारा लिटिल अंडमान होगा। तो अब इसी को थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, नाम को लिख लेते हैं और कौन से चैनल यहाँ पर है उसे देख लेते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, मेरे साथ बोलिए, ये हमारा हो गया नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान हो गया, ठीक है, नॉर्थ अंडमान। फिर ये हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा मिडिल अंडमान।
मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान के बाद हमारा क्या आ जाता है, तो आपका आ जाता है मिडिल अंडमान के बाद ये हमारा क्या हो गया, आपका हो गया साउथ अंडमान। साउथ अंडमान, साउथ अंडमान के बाद हमारा क्या आ जाता है, तो हमारा लिटिल अंडमान आ जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा लिटिल अंडमान, ये हमारा हो गया लिटिल अंडमान। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहाँ पे अब हमारा आ जाता है 10 डिग्री चैनल। यहाँ पे क्या आ गया, ओहो कैसे लिखे हैं, ये हो गया हमारा 10 डिग्री चैनल, जो कि किसको किससे अलग करता है, तो जो आपका 10 डिग्री चैनल है, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, यह आपको किससे किससे अलग करता है, तो यह हमारे अंडमान को किससे अलग करता है, निकोबार से अलग करता है। अब नीचे यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा, कार निकोबार आ जाता है, लिटिल निकोबार आ जाता है, ग्रेट निकोबार आ जाता है। तो इसको लिख लीजिए, यह हमारा हो गया कार निकोबार। कार के बाद हमारा कौन सा आ जाता है भाई, तो आ जाता है हमारा लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार के बाद हमारा लास्ट में जो आ जाता है ग्रेट निकोबार आ जाता है। यहाँ पे लिख लीजिए ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ओहो हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। तो अब आपको एक चैनल याद करना है, जो कि क्या है, जो हमारा 10 डिग्री चैनल है, या सॉरी, यह किसको किससे अलग करता है, तो यह हमारे अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और आपको एक हमें चैनल, आपको पासेज याद रखना है, जो कि क्या है हमारा, यहाँ पे आ जाता है एक मिनट, देखो, तो ये तो हमारा हो गया साउथ अंडमान। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, इसको थोड़ा सा मैं इरेज करके अच्छे से लिख दूं, ये यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, ठीक है, इसको इस साइड में लिखते हैं कि ये जो है आपका क्या है, साउथ अंडमान है, साउथ अंडमान। वहां पे ज्यादा हो जा रहा था, खिचड़ी पक गया था, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे साउथ अंडमान और हमारे लिटिल अंडमान को कौन सा पासेज अलग करता है, तो वह पासेज कौन सा हो जाएगा हमारा, डंकन पासेज हो जाएगा, डंकन पासेज। तो यहाँ पे एक चैनल का नाम याद रखना है और एक पासेज का नाम याद रखना है, जो कि क्या है, तो आपसे पूछेगा कि जो हमारा 10 डिग्री चैनल है वह किसको किससे अलग करता है, तो हमारा 10 डिग्री चैनल आपके अंडमान को आपके अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। और जो हमारा डंकन पासेज है वह किसको किससे अलग करता है, तो यह हमारे साउथ अंडमान को हमारे लिटिल अंडमान से अलग करता है। और आपके साउथ अंडमान पर ही क्या स्थित है, हमारे अंडमान निकोबार की कैपिटल, जो कि क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पे लिख लीजिए पोर्ट ब्लेयर, ये हमारी क्या हो गई, आपकी पोर्ट ब्लेयर हो गई। तो आपसे कोई पूछेगा कि हमारे अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर वह किस आइलैंड पर स्थित है, तो वह आपके साउथ अंडमान पर स्थित है। और फिर हमें एक यहाँ पे दो आपके वोल्केनो का नाम याद रखना है, वो वोल्केनो कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पे जो वोल्केनो हो जाता है आपका नॉर्थ अंडमान के सामने, ये हमने टेढ़ा मेढ़ा क्यों कर दिया भाई, थोड़ा सा इसे सीधा करो, ये हो गया आपका नॉर्थ अंडमान, ठीक है। तो नॉर्थ अंडमान के सामने हमारा एक छोटा सा आइलैंड्स, मतलब कि द्वीप ही है, लेकिन आपका क्या है, इनएक्टिव वोल्केनो उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाता है नारकोंडम, नारकोंडम, नारकोंडम आइलैंड, जो कि क्या है आपका इनएक्टिव वोल्केनो है। यह क्या है, इन एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। यह क्या है आपका इनएक्टिव वोल्केनो है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जिसका नाम क्या है, वेरेन वोल्केनो, वह कहाँ है, तो आपके मिडिल अंडमान के जस्ट सामने है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा,
तो आ जाता है, थोड़ा सा खिचड़ी पक गई है लेकिन थोड़ा सा आपको याद करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, ये हो गया आपका बैरन आइलैंड, ये हमारा हो गया बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड, आइलैंड है। तो यहाँ पे ज्वालामुखी मतलब कि ज्वालामुखी भी पाया जाता है। तो यह मात्र भारत का क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का मात्र, भारत का मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके बैरन आइलैंड में पहली बार विस्फोट कब दर्ज किया गया था। तो यहाँ पर पहली बार विस्फोट बैरन आइलैंड में, यहाँ पे अब अगले स्लाइड पे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखिए बैरन आइलैंड में, बैरन आइलैंड में पहली बार विस्फोट, पहली बार विस्फोट कब हुआ था, तो 1787 में हुआ था। पहली बार विस्फोट आपके 1787 में हुआ था, 1787 में दर्ज किया गया था, दर्ज किया गया था। अब जब पहली बार पूछ लिया है तो अंतिम भी पूछ सकता है, अभी तक फिलहाल तो नहीं हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं कि अंतिम विस्फोट तथा अंतिम विस्फोट, तथा अंतिम विस्फोट, अंतिम विस्फोट 2022 में दर्ज किया गया है, 2022 में दर्ज किया गया है, ठीक है। अंतिम विस्फोट कब दर्ज किया गया है, तो 2022 में दर्ज किया गया है। अभी तक विस्फोट तो नहीं आया है, और जब आएगा तो हम जिंदा रहेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बैरन आइलैंड, जिसमें पहली बार विस्फोट कब हुआ था, 1787 में हुआ था, दर्ज किया गया था। फिर हमारा दूसरा बार, यानी मतलब दूसरा नहीं, सॉरी, अंतिम विस्फोट कब हुआ था, तो 2022 में अभी दर्ज किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा, ये हमारा जो हमारा बैरन आइलैंड है, वह आपके पोर्ट ब्लेयर से कितने डिस्टेंस पर स्थित है। तो यह आपके पोर्ट ब्लेयर से, यहाँ पे लिख लीजिए, यह देखिए, यह पोर्ट ब्लेयर से, यह पोर्ट ब्लेयर से आपके 135 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैरन आइलैंड, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था उसको हमने बता दिया। और इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हमारे बैरन द्वीप में सबसे पहली बार विस्फोट कब दर्ज किया गया था, 1787 में, और अंतिम विस्फोट कब दर्ज किया गया है, 2022 में। फिर आपसे पूछा था कि जो हमारा बैरन आइलैंड है वह पोर्ट ब्लेयर से कितने डिस्टेंस पर स्थित है, तो वह आपका 135 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, आपका पोर्ट ब्लेयर से स्थित है। यहाँ पर इसको फिर रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले नॉर्थ अंडमान, फिर हमारा मिडिल अंडमान, फिर हमारा आ जाता है साउथ अंडमान। साउथ अंडमान पर ही हमारे अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। फिर आपका आ जाता है नीचे हमारा लिटिल अंडमान आ जाता है। फिर हमने आपको कहा कि हमारे साउथ अंडमान और आपके लिटिल अंडमान को एक पासेज अलग करता है, उसका नाम क्या है, डंकन पासेज। फिर हमारा जब आपका अंडमान द्वीप समूह समाप्त होता है तो फिर आपका निकोबार द्वीप समूह स्टार्ट होता है। तो अंडमान को निकोबार से कौन सा हमारा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। फिर यहाँ से हमारा निकोबार स्टार्ट होता है, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। आपके ग्रेट निकोबार पर ही क्या स्थित है, हमारा इंदिरा पॉइंट स्थित है। यहीं पर क्या स्थित है, इंदिरा पॉइंट स्थित है, ठीक है। अब आपके अंडमान निकोबार की अगर सबसे कोई हाईएस्ट पीक पूछेगा, यानी इसकी सबसे सर्वोच्चतम चोटी क्या है, तो वह क्या है, आपकी सैंडल पीक है, जो कि आपके नॉर्थ अंडमान पर क्या है, स्थित है। तो यहाँ पे लिख लीजिए अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार की, अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक,
हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक क्या है? तो सैंडल पीक है, हाईएस्ट पीक सैंडल, ओ सैंडल गलती लिखा रहा है, ठीक है, सैंडल पीक है, सैंडल पीक है। अब सैंडल पीक है तो सैंडल पीक स्थित कहाँ है? जो कि आपके नॉर्थ अंडमान पर स्थित है, जो कि नॉर्थ अंडमान पर स्थित है, नॉर्थ अंडमान पर स्थित है। तो आपके अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक क्या हो गई? तो हो गई हमारी सैंडल पीक, जो कि कहाँ स्थित है? तो आपके नॉर्थ अंडमान पर क्या है? यह लोकेटेड है। इतना बात पता चल गया। तो इतना जो बेसिक बातें हैं वो हमने बता दिया। अब आपसे कोई पूछेगा कि आपके मिडिल अंडमान की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? तो मिडिल अंडमान की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट डायबोला। और आपके साउथ अंडमान की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? तो माउंट कोयोब है। और आपके ग्रेट निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? तो माउंट थुलियर है। बस इसको याद रख लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह थोड़ा सा कंप्लीट। अब जो भी क्वेश्चन हमारे जो भी हमारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए होंगे, जब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो वहां पे कुछ चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, जो चीजें छूट गई है, ठीक है। लेकिन जो आपको रिवीजन करना है, इतना थोड़ा सा आपके द्वीपों के समूह को याद करना है, कौन कौन सा द्वीप पहले पड़ता है उसको सीक्वेंस में याद करना है, क्योंकि आपसे नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने के लिए दे सकता है। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं? तो अपने लक्ष्य द्वीप पर आ जाते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए लक्षद्वीप, लक्ष्य लक्षद्वीप। तो जो आपका लक्षद्वीप है यह क्या है? एक आपका कोरल आइलैंड है, यानी प्रवाल द्वीपों मतलब प्रवाल भित्तियों से मिलकर यह क्या है? बना है। यह जो आपका लक्षद्वीप है यह क्या है? 36 द्वीपों का समूह है। यह कहाँ पहले स्थित है? तो यह अरब सी में स्थित, अरब सी में स्थित 36 द्वीपों का समूह है, 36 द्वीपों का समूह है, ठीक है। तो आपका जो लक्ष्य द्वीप है सबसे पहले तो कहाँ स्थित है? तो हमारे अरब सी में स्थित है, और यह 36 द्वीपों का समूह है। यह भी क्या है? आपके एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर स्थित है। यह भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर स्थित है, लोकेशन पर स्थित है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर स्थित है। जब हम लोग थोड़ा सा मैपिंग का क्लास करेंगे तो उसमें आपको बता देंगे कि कैसे यह इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है। तो अब थोड़ा सा जो हमारे बोल सकते हैं कि लक्षद्वीप में कुछ जो आइलैंड्स है, उन आइलैंड्स का नाम देख लेते हैं। नॉर्थ टू साउथ दे सकता है या ईस्ट टू वेस्ट दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा एक बड़ा सा आइलैंड आता है आपके लक्षद्वीप में, वह क्या आ जाता है? अमीन देवी आइलैंड, अमीन देवी आइलैंड, अमीनी देवी आइलैंड। यहाँ पे अमीनी कर लीजिए, अमीनी, अमीनी देवी आइलैंड या अमीन देवी। थोड़ा सा डाउट है कि अमीन देवी होगा कि अमीनी देवी होगा, ठीक है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। फिर आपके अमीनी देवी के बाद हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है? अगाती आइलैंड आ जाता है। यहाँ पे हमारा एंड्रॉट आइलैंड आ जाता है। फिर यहाँ पे हमारा एक छोटा सा द्वीप है जिस पर हमारे लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावर आती है। तो ये हमारा कौन सा आइलैंड हो गया? आपका हो गया अगाती, सॉरी अगाती, अगाती आइलैंड। और ये हमारा कौन सा हो जाता है? आपका एंड्रॉट आइलैंड हो जाता है, एंड्रॉट आइलैंड। और इसी पर इस आइलैंड पे क्या है? हमारे लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती है, कावारत्ती, ठीक है।
रहती है। आपके लक्षद्वीप का जो पूरा द्वीप है वह क्या है, एक साथ है, लेकिन एक इसका द्वीप है जो कि क्या हो जाता है, इससे थोड़ा सा दूरी पर स्थित है और वह एक चैनल द्वारा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। उस द्वीप का क्या नाम है, मिनिकॉय आइलैंड। उसका नाम क्या है, मिनिकॉय आइलैंड। ये कौन हो जाता है हमारा, मिनी कोय आइलैंड। अब आपके लक्षद्वीप के मुख्य द्वीपों से इस मिनी कोय द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है, तो वह चैनल कौन सा हो जाता है हमारा, 9 डिग्री चैनल। ये हो गया हमारा 9 डिग्री चैनल, जो कि क्या करता है, 9 डिग्री जो चैनल है वह हमारे लक्षद्वीप के मुख्य द्वीपों के समूह को क्या करता है, आपके मिनी कोय से अलग करता है। तो ये हो गया आपका लक्षद्वीप। और फिर हमारे लक्षद्वीप को मालदीव से कौन सा चैनल अलग करता है, तो वह आ जाता है आपका 8 डिग्री चैनल। ये हो जाता है हमारा 8 डिग्री चैनल, जो कि किसको किससे अलग करता है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, आपका मालदीव आ जाता है। ये हमारा क्या हो गया, मालदीव हो गया। तो मालदीव को आपके लक्षद्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल। और सॉरी, और हमने आपको क्या बताया कि और आपके लक्षद्वीप के मुख्य द्वीपों से एक हमारे मिनी कोय द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है, तो वह आपका 9 डिग्री चैनल हो जाता है। तो ये हो गया हमारा लक्षद्वीप भी हो गया। आपके मिनी कोय आइलैंड पे एक हमारे भारत सरकार ने एक नेवल बेस बनाया है जिसका नाम क्या है, आईएनएस जटायु। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो हमारा आईएनएस जटायु नेवल बेस है वह हमारे लक्षद्वीप के किस आइलैंड पर स्थित है, तो मिनी कोय आइलैंड पर स्थित है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आईएनएस जटायु, आईएनएस जटायु नेवल बेस है, नेवल बेस है, जो कि हमारे मालदीव को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। मतलब मालदीव से चाइना क्या सोच रहा था कि मालदीव को अपने फेवर में करके और इंडियन ओशियन में अपना डोमिनेंस क्या करे, क्रिएट करे। इसलिए भारत ने क्या किया है, आपके मिनी कोय आइलैंड पे आईएनएस जटायु को बना दिया, जो कि हमारे भारत का एक नेवल बेस है। तो ये हमारा हो जाता है लक्षद्वीप, जो कि जो भी बातें इसमें इंपॉर्टेंट थी उसको हमने बता दिया कि जो हमारा लक्षद्वीप है उसका जो मुख्य द्वीप है कुछ एक साथ है, लेकिन एक उसका हमारा जो द्वीप है वह नीचे छूट जाता है, जिसको अलग कौन करता है, तो हमारा 9 डिग्री चैनल। फिर हमने कहा कि आपके लक्षद्वीप को आपके मालदीव से कौन सा हमारा चैनल अलग करता है, तो वह हो जाता है 8 डिग्री चैनल। तो ये हमारे जो मुख्य द्वीप थे, मतलब द्वीपों का समूह था, उसको हमने देख लिया। अब जो आपके छोटे छोटे जो हमारे आइलैंड्स है वो अगले क्लास में कवर कर लेंगे, नहीं तो आज का ये क्लास क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। जो भी बेसिक बातें थी आपके इस समुद्री क्षेत्र के संबंधित, वो बातें समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।